देखिए भाई स्टार्ट करते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं, है ना। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है वो हम पढ़ चुके हैं, और उसके ऊपर बनने वाले न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं कि किस तरीके के न्यूमेरिकल्स वहाँ पे पॉसिबल होते हैं। तो आज का टॉपिक है वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और इनके बाद में हम पढ़ने वाले हैं कि जो आवेश है, चार्ज जो होता है, वो किसी भी वस्तु पर किस तरीके से वितरित होता है ना। किस तरीके से लंबाई पर वितरित होगा, किस तरीके से आयतन या क्षेत्रफल पे वितरित होगा, तो उस तरीके की हम बातें करेंगे, है ना। तो देखो भाई, सबसे पहले बात आती है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं, जिन्हें आप बोलते हो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब देखो ये होती क्या है। सबसे पहला पॉइंट लिखा है हमारा कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं, यानी इमेजिनरी हैं पूरी की पूरी। इनका कोई भी वास्तविक अस्तित्व नहीं होता है, रियल में एग्जिस्टेंस इनका कोई भी नहीं होगा। पूरी की पूरी रेखाएं काल्पनिक हैं, इमेजिनरी हैं। ऐसा नहीं है कि आवेश अगर रखा हुआ हो तो वहाँ से आपको आवेश से रियल में सच में कुछ रेखाएं बाहर की ओर निकलती हुई नज़र आ रही हों। ये बस इमेजिनरी हैं। इमेजिन के आधार पर हमने कुछ रेखाएं मानी है कि जैसे एक आवेश यहाँ रखा है, एक आवेश यहाँ रखा है, तो ये आवेश या तो प्रतिकर्षण कर रहे होंगे या आकर्षण कर रहे होंगे, वो डिपेंड करेगा आवेश की प्रकृति क्या है इन दोनों की। तो इनके बीच में अगर प्रतिकर्षण हो रहा है या आकर्षण हो रहा है तो उसके लिए हमने माना है कि इन आवेश से चारों ओर कुछ ना कुछ तो क्रिएट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इन आवेशों से कुछ रेखाएं निकल रही होंगी, ऐसे करके इनके चारों ओर कुछ ना कुछ रेखाएं होती होंगी, जिनकी वजह से आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण हो रहा होता है। तो इमेजिनरी रेखाएं हैं, कोई भी रियल एग्जिस्टेंस इनका होता नहीं है, उसी हिसाब से ये बनाई हुई हैं। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है? एकांक धनावेश से यह रेखाएं अनंत की ओर जाती हैं एवं वैद्युत बल रेखाएं अनंत से ऋणावेश की ओर आती हैं, अनंत से ऋणावेश की ओर आती हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है। क्या बोला है भाई यहाँ पे? अगर हमारे पास कोई धनावेश दे रखा हो, कैसा भी धनावेश दे रखा हो, उससे तो रेखाएं किधर जाएंगी? अनंत की ओर जाएंगी। जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ पर +q आवेश दिया हुआ है, ये अकेला है, बिल्कुल अकेला है, विलगित धनावेश आप यहाँ पे बोल सकते हो। तो अकेला धनावेश है, विलगित धनावेश यहाँ पे रखा हुआ है, तो इससे जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो कहाँ जाती हैं भाई? अनंत की ओर जाती है, यानी आवेश से बाहर की ओर क्षेत्र रेखाएं कुछ इस तरीके से निकल के जा रही होंगी। तो आप बना सकते हो कि क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से इस आवेश से चारों ओर जा रही होंगी, लाइक दिस। ऐसे करके आप बना सकते हो कि क्षेत्र रेखाएं ऐसे करके जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं? धनावेश से अनंत की ओर जा रही हैं। और अगर यही आवेश ऋणावेश होता भाई, ऋणावेश का मतलब है -q आवेश होता है यहाँ पे, और कंडीशन ये है कि -q आवेश बिल्कुल अकेला होगा, बिल्कुल अकेला अगर है, विलगित ऋणावेश अगर रखा हुआ है, अकेला अगर ऋणावेश रखा हुआ है, तो क्षेत्र रेखाएं अनंत से इसकी ओर आ रही होंगी। कैसे आ रही होंगी? अनंत से इसकी ओर आ रही होंगी, कुछ इस तरीके से क्षेत्र रेखाएं आ रही होंगी। तो धनावेश अगर है तो धनावेश से तो क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर अनंत की ओर जा रही होंगी, और ऋणावेश है तो अनंत से उसकी ओर आ रही होंगी। और यहाँ आप लिख सकते हो कि ये जो बातें हैं ये किसके लिए हैं? ये विलगित धनावेश के लिए हैं। विलगित धनावेश रखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पर क्या है भाई? विलगित ऋणावेश रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? ऋणावेश रखा हुआ है। विलगित का मतलब समझते हो? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला है, अकेला है, बिल्कुल बिल्कुल अकेला रखा हुआ है। अकेला पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो उसे क्षेत्र रेखाएं अनंत की ओर जा रही होंगी। अकेला नेगेटिव आवेश रखा हुआ है तो क्षेत्र रेखाएं अनंत से उसकी ओर आ रही होंगी। तो इस तरीके से आप बोलोगे। क्लियर है पॉइंट भाई? ध्यान रखेंगे, धनावेश से बाहर जा रही होंगी क्षेत्र रेखाएं और ऋणावेश की ओर जो है क्षेत्र रेखाएं आ रही होंगी। अब अगला पॉइंट आता है कि अगर इन दोनों आवेश को पास पास में लेके आ जाएं, अभी तो ये कोई भी एक दूसरे कांटेक्ट में नहीं था, ये बिल्कुल अकेला तनहा रखा हुआ है, ये बिल्कुल अकेला तनहा रखा हुआ है, लेकिन अगर आप इन्हें पास पास में लेके आ जाओ, यानी कोई भी दो आवेश पास पास में आ जाएं, तब किस तरीके से क्षेत्र रेखाएं हो रही होंगी वो आप देख सकते होंगे। देखो अगर एक जैसा आवेश अगर आ जाए, ये पॉजिटिव है
ये कैसा चार्ज है भाई, पॉजिटिव है, और इधर भी कैसा चार्ज आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, या इधर नेगेटिव या इधर भी कैसा आ जाए, नेगेटिव आवेश आ जाए। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को पास पास में लेके आ जाए या नेगेटिव नेगेटिव को पास पास में लेके आ जाए, तब क्या होता है, यानी विपरीत प्रकृति के अगर आवेश हैं तब क्या होगा कि देखो ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, क्षेत्र रेखाएं तो बाहर की ओर निकल रही होंगी, अनंत की ओर निकल रही होंगी, लेकिन ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा होगा, ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा होगा, यानी ऐसे करके जो सीधा निकलना चाह रही थी वो ऐसे करके मुड़ जाएंगी क्षेत्र रेखाएं, ऐसे करके मुड़ जाती है क्षेत्र रेखाएं। तो क्षेत्र रेखाएं क्या हो जाएंगी, यहाँ से मुड़ जाएंगी, और मुड़ रही हैं इसका मतलब क्या है कि ये एक दूसरे को दूर धक्का देना चाह रहे हैं, प्रतिकर्षण करना चाह रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज अगर है पास पास में तो मोड़ देंगे क्षेत्र रेखाओं को, दूर दूर करना चाहेंगे क्षेत्र रेखाओं को, जिससे प्रतीत होता है कि यहाँ पर प्रतिकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एक तरफ नेगेटिव आवेश है और दूसरी तरफ कैसा आवेश बना दिया जाए, पॉजिटिव आवेश बना दिया जाए, तो नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या है, ऋणावेश पे तो क्षेत्र रेखाएं आती हैं और धनावेश से क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल के जाती हैं। तो जो क्षेत्र रेखा धनावेश से अनंत की ओर जा रही होंगी, जैसे धनावेश है, ये धनावेश ऊपर इधर इधर ऐसे करके अनंत की ओर जो फेंक रहा होगा रेखाओं को, उन रेखाओं को जो ऋणावेश बैठा हुआ है ये कहेगा कि मेरी ओर आ जाओ भाई, ये उन्हें अपनी ओर खींचना चाह रहा होगा। तो जो क्षेत्र रेखा ऐसे सीधे जाना चाह रही थी वो क्षेत्र रेखा मुड़ के इस तरीके से इस ऋणावेश की ओर आएगी। तो आएगा अब कैसे रेखाएं भाई, धनावेश से ऋणावेश की ओर इस तरीके से ये क्षेत्र रेखाएं जो आ रहे होंगे, इनकी डायरेक्शन अगर देखना चाहो तो ऐसे करके बना सकते हो। और यहाँ पे अनंत से इसकी ओर जो क्षेत्र रेखाएं आ रही होंगी, ये आ रहे हैं क्षेत्र रेखाएं अनंत से, और इधर जो है ये अनंत की ओर जा रही होंगी। इस तरीके से अब कुछ हमारा डायग्राम बन जाएगा, ऐसे करके जो है डायग्राम बन जाएगा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर और अनंत से जो है नेगेटिव की ओर और यहाँ से अनंत की ओर जो है जाती हुई प्रतीत हो रही होंगी। तो यहाँ तो रेखाएं पास पास आ गई हैं, यानी यहाँ आकर्षण हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, प्रतिकर्षण हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर कैसा है, विजातीय या असमान, विजातीय लिख लेते हैं, विजातीय आवेश हैं, और यहाँ पर कैसे हैं भाई, सॉरी सजातीय आवेश, एक जैसे है ना यहाँ पे, तो उसे क्या बोलोगे आप, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश है। और यहाँ आप बोल सकते हो विजातीय आवेश। सजातीय विजातीय का मतलब तो समझते हो आप, सजातीय का मतलब समान आवेश हैं, विजातीय मतलब असमान आवेश हैं, इस तरीके से आप बोल सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर सजातीय हैं तो उनमें क्या हो रहा है भाई, प्रतिकर्षण, एक दूसरे से दूर दूर जाना चाहेंगे, धक्का देना चाह रहे होंगे, और यहाँ पर क्या हो रहा होगा, आकर्षण। अच्छा, आप ध्यान से देखो यहाँ पे, ये नेगेटिव आवेश है, ये पॉजिटिव आवेश है। अगर एक ऋणावेश है एक धनावेश है और दोनों का परिमाण यहाँ समान होता, जितना ये आवेश है उतना ही ये आवेश अगर हो, और नज़दीक आवेश रखे हुए हों, तो आप इसको क्या बोल दोगे, वैद्युत द्विध्रुव। क्या बोलोगे, वैद्युत द्विध्रुव। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे भी कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है कि एक नेगेटिव में होना चाहिए, एक पॉजिटिव में होना चाहिए, और पास पास में आवेश अगर रखे हुए हैं तो वैद्युत द्विध्रुव हम नाम देते हैं उसे, आगे की ओर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ आकर्षण हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, यदि धनावेश और ऋणावेश पास पास में रखे हों तो वैद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से ऋणावेश की ओर सतत वक्र बनाती हुई जाती है। धनावेश और ऋणावेश अगर रखे हुए हों तो इस तरीके का आपको बनेगा। और अगर एक जैसे अगर आवेश आ जाए, सजातीय आवेश हों, तो क्षेत्र रेखा इस तरीके से जाएंगी कि वो एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, प्रतिकर्षण करती हैं। तो इसी पॉइंट को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। यदि सजातीय आवेश पास पास रखे हों तो क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार जाती हैं कि वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर वो प्रतिकर्षण कर रहे हैं, समझ गए भाई आप।
तो अभी मैंने कितने पॉइंट करवाए हैं, 3 आए हैं। पहला क्या है, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, वास्तविक कोई अस्तित्व नहीं होता है। दूसरा, अगर एकांक मतलब अकेला धनावेश रखा हुआ है, विलगित धनावेश है, तो चित्र रेखाएं अनंत की ओर जा रही होंगी, और विलगित ऋणावेश है तो चित्र रेखाएं अनंत से उसकी ओर आ रही होंगी। सजातीय आवेश है तो प्रतिकर्षण करता हुआ नजर आ रहा होगा, और यहाँ पर विजातीय है तो धनावेश से ऋणावेश की ओर इस तरीके से सतत वक्र बनाते हुए आ रही होंगी। सतत वक्र का मतलब होता है कंटिन्यू होता है, इनके बीच में ऐसा नहीं टूट जाए, रेखाएं सीधी सीधी चलती रहती हैं हमेशा। तो इस तरीके से सतत वक्र बनाती हुई क्षेत्र रेखा जाती है। अगला देखो पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है हमारा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोर्थ वाला। वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्षेत्र की दिशा बताती है। जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसकी दिशा को हमें बता देगी। जैसे मैंने मान लिया यहाँ से कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा इस तरीके से जा रही है ऐसे करके, तो अगर ये क्षेत्र रेखा जा रही है कि तो इसके किसी बिंदु पर, जैसे इस बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींच दो तो वो इसकी ई की दिशा को बता देगा, यानी इस बिंदु पर क्षेत्र की दिशा बता देगा कि क्षेत्र की दिशा किधर है। तो स्पर्श रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है कि वैद्युत क्षेत्र वहाँ पर किस डायरेक्शन में है। तो कोई भी क्षेत्र रेखा जा रही हो उस पर अगर आप स्पर्श रेखा खींच दोगे तो वो आपको बता देगा कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है। तो इस तरीके से आप ई की डायरेक्शन बता कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर पता करना है तो इस पॉइंट पे स्पर्श रेखा खींच दो, ऐसे करके खींच देंगे तो यहाँ पर इस दिशा में होगा ई, यहाँ पर इस दिशा में होगा ई। और स्पर्श रेखा का मतलब समझते ही हो आप भाई, स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब होता है ऐसी लाइन जो उसको केवल और केवल टच करती हुई जाए, स्पर्श करती हुई जाए, उसे काटनी नहीं चाहिए, बस स्पर्श करेगी वो एक छोटा सा। तो स्पर्श करती हुई अगर रेखा जा रही है उसी को आप क्या बोलोगे, स्पर्श रेखा, टेंजेंट बोलते हैं। कई बार क्या होता है, मैं देखता हूँ बच्चों के डायग्राम को, जैसे ये आपकी जो है रेखा जा रही है और मैं बोलूँ कि इस पे भाई स्पर्श रेखा खींच दो, तो बच्चे पता है कुछ किस तरीके के स्पर्श रेखा खींचते हैं, वो ऐसे करके खींच देंगे। ये हो गई जी स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा नहीं है भाई, अगर आप ऐसे पीछे की ओर बढ़ा दोगे तो ये तो साफ साफ इसको कैसे काटती हुई जा रही है। तो स्पर्श रेखा का मतलब ये नहीं है कि वो उस लाइन को ही काट जाए, बाहर की ओर टच करते जाए, चीरती हुई चली जाए, नहीं, केवल और केवल उसे क्या करती जाएगी, टच करती हुई जाएगी। जिस बिंदु पर आपने स्पर्श रेखा खींचा है उसे केवल टच करती हुई जाएगी। यानी यहाँ पर आप किस तरीके से बना सकते थे, यहाँ पर आप ऐसे करके बनाओगे कि इस बिंदु पर अगर स्पर्श चाहिए तो ऐसे करके बना सकते हो। ये है स्पर्श रेखा, बस टच करती हुई गई है उसे। कैसे गई है, टच करती हुई गई है। इस तरीके से आप स्पर्श रेखा बोलोगे। जो स्पर्श रेखा की दिशा है वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। अगला पॉइंट क्या है भाई, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्या नहीं करती हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती, काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती है, तो दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। यहाँ पर दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो इसके बारे में देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला जो पॉइंट है, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो पूछ लिया जाता है क्यों नहीं करती हैं, क्या वजह है इसके पीछे। तो मैंने मान लिया कि एक रेखा इस तरीके से चली गई और दूसरी रेखा इस तरीके से जा गई। अगर इन्होंने एक दूसरे को टच कर दिया, स्पर्श प्रतिच्छेद कर दिया, तब देखो क्या होगा। अगर इन्होंने इस प्रतिच्छेद कर दिया है तो क्या होगा, तो इस रेखा पर अगर आप टेंजेंट खींचोगे तो दिशा किधर होगी भाई, इस दिशा में होगा। ई से मैं इसे प्रदर्शित कर सकता हूँ। और इस रेखा पर अगर टेंजेंट खींचोगे तो इस दिशा में होगा। इसको भी आप कैसे प्रदर्शित कर सकते हो, ई से। अब हुआ क्या, एक बिंदु है और ये लाइन तो कह रही है, ये लाइन कह रही है कि क्षेत्र की दिशा इधर होगी इस बिंदु पर, और ये वाली लाइन कह रही है कि क्षेत्र की दिशा इधर होगी इस बिंदु पर। तो एक बिंदु पर एक ही दिशा संभव है, ऐसा नहीं है कि एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा दो दो आ जाएंगे, कि तीन तीन आ जाएंगे, कि चार चार आ जाएंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि एक बिंदु पर कभी भी दो दिशाएं, तीन दिशाएं संभव नहीं है। इसीलिए वैद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। तो ये जो मैंने बनाया है ये असंभव है, असंभव है, ऐसा कभी भी संभव नहीं होता कि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दे। वही लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि ऐसा करने पर एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। समझ पा रहे हो आप इस चीज को।
इस तरीके से आप बोलोगे कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन आ जाता है, रीज़न पूछा जाता है कि वैध क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। तो क्यों नहीं करती हैं उसके आप आंसर दे सकते हो। और ये जो मैंने अभी एक पॉइंट बताया था कि वैध क्षेत्र रेखाएं हमेशा सतत लगातार ही क्यों चलती जाती हैं, तो ये क्वेश्चन है, आप देखोगे तो लगातार ही क्यों चलती है, वो जो है ऐसा क्यों नहीं करती कि वो जो ब्रेक कर करके चले, ऐसे ऐसे कर करके जाए वैध क्षेत्र रेखा। इसके पीछे रीज़न आप लिख सकते हो कि जैसे भाई यहाँ पे कोई आवेश रखा है और इससे आपने कोई क्षेत्र, यहाँ मैंने ऋणावेश मान लिया, तो क्षेत्र रेखा कैसे जाएगी, धनावेश से ऋणावेश की ओर ऐसे करके जा रही होगी, ऐसे करके जा रही होगी। अब ये बीच में ब्रेक क्यों नहीं होती है, टूटती क्यों नहीं है। आप इमेजिन करके देखो, अगर मैं बोलूँ कि ये बीच में से ब्रेक हो गई, ऐसे करके ब्रेक हो गई, इसका मतलब समझ रहे हो आप। इसका मतलब ये है कि यहाँ से ब्रेक कर दिया आपने हल्का सा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि क्षेत्र रेखा यहाँ तक तो इसका कुछ न कुछ क्षेत्र था, अचानक से जो है क्षेत्र खत्म हुआ, फिर अचानक से उत्पन्न हो गया, फिर यहाँ अचानक से खत्म हो गया, फिर उत्पन्न हो गया। तो इस तरीके से इसका मतलब ये हो जाएगा अगर क्षेत्र रेखा टूट जाएगी तो ये भाई कोई मशीन थोड़ी है कि क्षेत्र उत्पन्न कर दिया, खत्म कर दिया, उत्पन्न कर दिया, खत्म कर दिया, ऐसे थोड़ी ना कोई सिस्टम चल रहा है कि स्विच ऑन कर दिया कि ऑफ कर दिया, धारा चली गई कि बंद हो गई। ये तो बस आवेश है, और आवेश लगातार अपने चारों ओर क्या भेज रहा है, एक अट्रैक्शन रिपल्शन भेज रहा है, एक फोर्स भेज रहा है जो लगातार चलेगा। ऐसा नहीं है बीच बीच में ब्रेक हो जाए और उत्पन्न हो गया, खत्म, उत्पन्न, खत्म, उत्पन्न, इस तरीके से कहानी नहीं होती है। लगातार ही ये कुछ न कुछ क्षेत्र को उत्पन्न कर रहा होगा। बस इतना मैं बोल सकता हूँ कि आवेशों के चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न किया है वो जो है दूरी के साथ साथ में घटता जाता है। जैसे जैसे हम आवेश से दूर जाएंगे वैसे वैसे क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ऐसा नहीं कि क्षेत्र की तीव्रता बिल्कुल शून्य हो गई या बिल्कुल जो है उत्पन्न हो जाएगी। आप कम या ज़्यादा बोल सकते हो, ख़त्म नहीं बोल सकते हो कि एक साथ जो है ख़त्म हो गई और फिर आगे जाके उत्पन्न हो गई है। ख़त्म कहाँ हो जाएगी क्षेत्र की तीव्रता, अगर आप अनंत पे चले जाओगे। आप इस फॉर्मूले से पता भी कर लोगे। ई किसके बराबर होता है भाई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू को अगर मैं बहुत ज़्यादा बढ़ाऊँ तो ई की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। बहुत ज़्यादा का मतलब अगर इनफाइनाइट कर दूँ तो ई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं। इस तरीके से आप बोल सकते हो। चलो आगे करते हैं। अगला पॉइंट है, जहाँ पर वैध क्षेत्र रेखाएं सघन होती हैं वहाँ तीव्रता अधिक होती है, और जहाँ पर वैध क्षेत्र रेखाएं विरल होती हैं वहाँ पर तीव्रता क्या होती है भाई, कम होती है। इसका क्या मतलब है कि सघन या विरल का क्या मतलब होता है, इस चीज़ को हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कहीं पर क्षेत्र रेखाएं आपको इस तरीके से प्रदर्शित कर दी जाएं, ऐसे करके आपको क्षेत्र रेखाएं दी हुई हैं। अगर ऐसे दी हुई हैं तो यहाँ क्षेत्र रेखाएं आप देख रहे हो पास पास हैं और यहाँ थोड़ा सा दूर दूर हो गई। इन्हें आप बोल सकते हो ये सघन है, सघन यानी पास पास, यहाँ विरल हो गई, दूर दूर हो गई है। तो इस बिंदु को मैं मान लेता हूँ दिस इज फर्स्ट पॉइंट एंड दिस वन इज सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड। तो जहाँ पर ये क्षेत्र रेखाएं पास पास में आ रही है वहाँ पर क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होती है, और जहाँ पर ये दूर दूर होती है वहाँ पर क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कम होती है। यानी आप ऐसा लिख सकते हो कि E1 सबसे ज़्यादा होगा, फिर E2 होगा, और फिर क्या हो जाएगा भाई हमारा, E3 हो जाएगा। तो E1 फिर E2 फिर E3, इस तरीके से होगा। ऐसे करके होती है ये वाली। अच्छा, यहाँ एक चीज़ आप और याद रख सकते हो भाई। आप यहाँ पे क्या याद रख सकते हो कि जैसे एक पॉजिटिव प्लेट है और एक कैसी है, नेगेटिव प्लेट है। कंडक्टर्स हैं, प्लेन कंडक्टर्स हैं, और जो है इक्वल चार्ज हैं लेकिन अपोजिट चार्ज है, एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है। तो क्षेत्र रेखाएं कैसे जा रहे होंगे, धनावेश से ऋणावेश की ओर जा रहे होंगे, इस तरीके से सीधे सीधे जा रहे होंगे। अगर दोनों आवेश समान हैं कि इस पे प्लस क्यू आवेश है और इस पे कितना है, माइनस क्यू आवेश है, तो यहाँ पर बिल्कुल एक समान रूप से आप देख रहे हैं, बिल्कुल एक समान क्षेत्र रेखाएं। इनके बीच में गैप कैसा बना हुआ है, सेम बना हुआ है। तो इसको एक समान वैध क्षेत्र बोल सकते हो आप, कि एक समान वैध क्षेत्र है। और इसको क्या बोल सकते हो आप, असमान वैध क्षेत्र बोल सकते हो। ठीक है, जहाँ पास पास हैं वहाँ ज़्यादा होगा, जहाँ दूर दूर हैं वहाँ पर क्या हो जाएगा, क्षेत्र कम हो जाएगा। इसको मैं एक बार बना देता हूँ डायग्राम को, कि समान वैध क्षेत्र क्या मतलब होता है या असमान का क्या मतलब होता है। तो देखो, अगर क्षेत्र रेखाएं कुछ इस तरीके से दी जाएँ आपको भाई, गैप बिल्कुल इक्वल सा नज़र आ रहा हो, कुछ इस तरीके से अगर आ रहा हो, ये थोड़ा सा ज़्यादा दिख गया है, ऐसे करके अगर कोई आपको क्षेत्र दिया हुआ हो तो इसको आप बोलोगे एक समान वैद्युत क्षेत्र। क्या बोलोगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र है।
लेकिन अगर क्षेत्र कुछ इस तरीके से दे दिया जाए भाई, जो अभी मैंने आपको बताया था, बनाया था, कुछ इस तरीके से क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं लाइक दिस, तो ये कैसा है भाई? असमान वैध क्षेत्र। कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे ही हो, कैसे भी हो सकता है। क्षेत्र रेखा ऐसे करके जा रही हो, इस तरीके से अगर जा रही हूँ, तो ये भी क्या है? असमान वैध क्षेत्र है। तो ये दोनों ही मैं बोल सकता हूँ असमान वैद्युत क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है भाई? असमान वैध क्षेत्र है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बता सकता हूँ कि जैसे ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो एक समान वैध क्षेत्र का मतलब है जो तीव्रता 1 पर होगी वही 2 पर होगी और वही 3 पर भी होगी। तीनों बिंदुओं पर क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। लेकिन यहाँ मैं मानूँ कि दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 पॉइंट हैं और यहाँ पे मान लेते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो आप देख रहे हो ये विरल होता जा रहा है, जैसे जैसे इधर जाता जा रहा है, सेम यहाँ पे भी विरल होता जा रहा है। तो आप बोलोगे, इन दोनों के लिए मैं एक साथ ही लिखा देता हूँ कि E1 ज़्यादा होगा, E2 कम होगा और E3 क्या हो जाएगा भाई? उससे भी कम हो जाएगा। ऐसे करके मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप एक समान वैध क्षेत्र और असमान वैध क्षेत्र को प्रदर्शित कर सकते हो। यानी जो ये पॉइंट हमारा था वो यही कहता था कि जहाँ पर रेखाएं सघन होती हैं वहाँ पर क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है और जहाँ पर क्षेत्र रेखाएं विरल होती है वहाँ पर कम हो जाता है, जो क्षेत्र की इंटेंसिटी होती है। वही पॉइंट था। अब एक पॉइंट और, 6 पॉइंट हो गए शायद हमारे। जो 7वां पॉइंट है वो पॉइंट देखो क्या है। 7वां पॉइंट ये कहता है कि देखो, मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था कि अगर यहाँ पे -q आवेश रखा हुआ है या यहाँ पे +q आवेश रखा हुआ है, तो +q से क्षेत्र रेखाएं कहाँ जाती हैं? -q की ओर जाती हैं। ऐसे करके क्षेत्र रेखाएं जाती हैं। और जब डायग्राम आप बनाया करो तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटनी नहीं चाहिए। क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटनी नहीं चाहिए। कई बार इस डायग्राम को बनाते वक्त ही बच्चे जो है क्षेत्र रेखाओं को एक दूसरे में कटवा देते हैं। काटना नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तो यहाँ क्षेत्र रेखा कैसे कुछ ऐसे करके मुड़ गई होंगी, कुछ क्षेत्र रेखा ऐसे करके जा रही होंगी लाइक दिस। इस तरीके से आप बहुत सारी रेखाएं बना सकते हो लाइक दिस। ये अनंत की ओर भेजना चाहता है ना ये, और ये उन्हें अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ ये कुछ रेखाओं को ऐसे करके अट्रैक्ट भी कर रहा होगा लाइक दिस। ऐसे कर करके मैं बना सकता हूँ कि बहुत सारी रेखाएं हैं तो बहुत सारी रेखाएं संभव हैं। ऐसे करके मैंने बना दी, ठीक है। ये हो गई। अब आप ध्यान से देखो, इन दोनों आवेशों का परिमाण क्या था? समान था। ये -q है और ये कितना है? +q। यानी जितना ये नेगेटिव में है उतना ही पॉजिटिव में है। तो जितनी रेखाएं यहाँ से बाहर निकल रही होंगी, सेम उतनी ही रेखाएं आप यहाँ आती हुई भी दिखाओगे। कितनी निकल रही है बाहर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जितना इसने क्षेत्र रेखाओं को बाहर निकाला है उतना यहाँ आने भी चाहिए। कब? जब समान हो। लेकिन अगर ये असमान होते, मैग्नीट्यूड इनका अलग अलग होता, तो उसी रेशियो में क्षेत्र रेखाएं आपको दिखानी होंगी। जैसे कि मैंने मान लिया, देखो भाई क्या माना है मैंने मान लिया कि यहाँ पर जो है फिलहाल मैं -q माने लेता हूँ और इधर मैंने मान लिया +3q। कितना मान लिया है? +3 या +2q ले लो। तो +2q का मतलब समझ रहे हो, आवेश 2 गुना है। तो क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी भाई? यहाँ से बाहर निकल के ऐसे करके जा रही होंगी। कुछ इस तरीके से मैंने भी दिखा दिया, ऐसे करके मैंने दिखा दिया, इस तरीके से और इस तरीके से। अब ध्यान से देखना, ये अगर मैं इस तरीके से बना के छोड़ दूं केवल, तो ये पता क्या कह रहा है कि यहाँ से कितनी रेखाएं निकली है? 4। और यहाँ पर भी कितनी आई? 4। अगर ऐसा बना के छोड़ दिया तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर -q 4 रेखाओं को ले रहा है तो +2q 4 को नहीं भेज रहा होगा बल्कि 8 को भेज रहा होगा, क्योंकि इसका आवेश 2 गुना है। कितना है? 2 गुना है। तो यहाँ से आपको 8 रेखाओं को भेजना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ 4 दिखा दिए, अगर आप 2 दिखाते तो यहाँ से कितना दिखाना पड़ेगा? 4 को। भाई हमें पता नहीं कि एग्जैक्ट कितनी जा रही होंगी, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है। 2 गुना रेशियो करे हो। अगर यहाँ +3 होता, +3q, तो 3 गुना दिखाना पड़ता। तो यहाँ पे 4 लाइन और आपको बनानी पड़ेंगी कुछ इस तरीके से, 1
2 3 और 4 लाइक दिस, कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो। तो यहाँ से तो कितनी चली गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन गई हैं, और यहाँ पर कितनी आ रही है, केवल और केवल 4 आ रहे हैं। तो आवेश का, जिस आवेश का परिमाण जितना अधिक होता है उससे उतनी ही अधिक वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं या उसकी ओर आती हैं। इस पॉइंट को और आप लिख सकते हो कि अधिक, लिख सकते हैं आवेश का परिमाण अधिक होने पर क्षेत्र रेखाएं भी अधिक उत्पन्न होती हैं। इस तरीके से बोल सकता है, ठीक है, अधिक जनरेट हो जाएंगे। तो यहाँ समान है, यहाँ असमान है, तो अलग अलग क्षेत्र रेखाएं जा रही होंगी। क्लियर है? इस तरीके से ये सारे के सारे पॉइंट थे हमारे वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या हैं और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो क्या है भाई, सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण यानी उसे आप कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हो। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखो, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण का मतलब क्या होता है, कोई भी वस्तु दे रखा हो, उस वस्तु पे लगातार आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा हो, उसको आप सतत आवेश वितरण बोल सकते हो। आवेश बांट रखा है उस पर। अब आवेश का देखो डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मैं केवल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो उसका दो तरीके से हो सकता है, एक तो यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म यानी समान रूप से, और ये असमान रूप से हो सकता है। समान और असमान का मतलब आप समझते हो। समान का मतलब है कि जैसे अगर कोई सिमेट्रिक वस्तु है, जैसे एक प्लेट है, शीट है, शीट एक समान है हर जगह से, इसको अगर आपने आवेश दे दिया, तो अगर बाहर से आपने शीट को आवेश दे दिया तो जो आवेश दिया है वो इसके सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगी, हर जगह एक समान। जितना आवेश यहाँ है उतना यहाँ होगा, हर जगह एक जैसा हो जाएगा। ये रॉड है, एक जैसी अगर रॉड है हर जगह से, इसकी लंबाई सेम है, इसकी तो है नहीं, ये तो असमान की कैटेगरी में आ जाएगा। तो अगर ये एक जैसी रॉड होती, समान होती, यूनिफॉर्म होती, तो यहाँ पे आवेश जो है एक समान रूप से ही वितरित होता, हर जगह एक जैसा ही वितरित होता। ये आप देख पा रहे होंगे, ये एक स्फीयर दे रखा है, गोलीय चालक दे रखा है, उसको अगर आपने आवेश दे दिया तो हर जगह एक समान रूप से ही आवेश का वितरण होता। तो आवेश का वितरण समान रूप से हो सकता है या फिर असमान रूप से भी हो सकता है। असमान तब होगा जब शेप जो है असमान तरीके से दे रखी हो, सिमेट्रिक तरीके से ना दे रखी हो। यानी कि शेप ऐसे अगर आ जाए, जैसे देखो जहाँ जहाँ पे कोने होते हैं ना, कॉर्नर होते हैं, तो जहाँ जहाँ कॉर्नर होते हैं वहाँ पे आवेश ज़्यादा होता है, और जहाँ जहाँ कॉर्नर नहीं होते वहाँ पे आवेश कम होता है। जैसे अगर इस तरीके से डायग्राम आ जाए कि ऐसा कुछ है, यहाँ पे आवेश को वितरण करना है, तो जहाँ ये वाला है, जहाँ पास पास में आ गए हैं, यहाँ तो आवेश ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा दिखाओगे, और जैसे जैसे ये दूर जाते जा रहे हैं तो वैसे वैसे आवेश भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। कुछ इस तरीके से आप दिखा दोगे तो इसका मैं बोलूँगा असमान वितरण है आवेश का, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। समान कब होता है, जब आप इसे इस तरीके से कुछ ऐसी करके शेप बनाते तो ये सब कुछ इक्वल सा है, तो यहाँ पर आवेश एक तरीके से ही वितरित हो रहा होगा। तो समान वितरण है, यहाँ असमान वितरण है। अब सतत आवेश वितरण होता क्या है, किसी वस्तु पर आवेश एक समान रूप से वितरित रहता है तो इसे क्या बोलेंगे, सतत आवेश वितरण। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही लिखना है यहाँ पे, ये आवेश वितरण है। आवेश वितरण, आवेश वितरण दो तरीके से हो सकता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, समान और असमान, इस तरीके से आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। और सतत आवेश वितरण का मतलब होता है एक जैसा जो आवेश है उसी को आप क्या बोलोगे, सतत आवेश वितरण बोलेंगे। अब सतत आवेश वितरण हम तीन तरीके से बोलते हैं कि आवेश का जो वितरण होता है वो तीन तरीके से हो सकता है। कौन कौन सा हो सकता है? हो सकता है आवेश का वितरण किसी छड़ पर हो, एक लाइन पर हो, रेखा जैसी पर हो, तो उसे आप रेखीय आवेश वितरण बोल दोगे। हो सकता है आवेश का वितरण किसी क्षेत्रफल पर हो, तो उसे आप पृष्ठीय आवेश बोल दोगे, किसी पृष्ठ पर अगर हो रहा है तो। हो सकता है आवेश का वितरण किसी आयतन पर हो, तो आप उसे आयतन आवेश वितरण बोल देंगे।
यानी लंबाई पर वितरण हो सकता है, क्षेत्रफल पर वितरण हो सकता है और आयतन पर वितरण हो सकता है। तो 3 तरीके के आवेश वितरण संभव हैं और 3 तरीके के क्योंकि ये संभव हैं तो देखो उसी के अनुसार हमने ये बना रखा है। क्या है भाई, ध्यान से देखना। आवेश घनत्व 3 तरीके के हैं और वो 3 तरीके के कौन कौन से हैं उसे देखते हैं। पहला होता है रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व और तीसरा होता है आयतन आवेश घनत्व। तो कितने तरीके का बताया भाई मैंने? 3 तरीके का। कौन कौन सा है? रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व जो होता है इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होता है इसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। और आयतन आवेश घनत्व जो होता है इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये इनके इंग्लिश में नाम हो गए। अब इनको प्रदर्शित कैसे करते हैं भाई हम लोग? रेखीय आवेश घनत्व अगर आ रहा है तो उसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व अगर है तो उसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और आयतन आवेश घनत्व है तो उसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा से, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा से और आयतन आवेश घनत्व रो से प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर है? अब रेखीय आवेश घनत्व किसको बोलोगे या पृष्ठीय आवेश घनत्व किसको बोलोगे या आयतन आवेश घनत्व किसको बोलोगे वो और देख लेते हैं। तो इसे मैं बोलता हूं कि प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश का वितरण है उसको आप रेखीय आवेश घनत्व बोलोगे। इसे मैं डेफिनेशन के साथ में समझा देता हूं आपको। जैसे देखो 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, वो ये लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब देखो रेखीय आवेश घनत्व किससे प्रदर्शित किया है हमने? ये लैम्डा से। तो रेखीय का मतलब है चालक के प्रति एकांक लंबाई पर। क्या बोला मैंने? चालक के प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश की मात्रा है उसको हम क्या बोलेंगे? रेखीय आवेश घनत्व बोल देंगे। इसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। और आप इसे इस तरीके से बोल सकते हो जैसे कि चालक है, ये मैंने छड़ जैसा कोई चालक ले लिया है, इस पर आवेश का वितरण है, एक समान रूप से आवेश का वितरण कर दिया। कितने आवेश का वितरण किया? मैंने मान लिया Q आवेश को वितरित किया है और इसकी लंबाई कितनी है? L। तो प्रति एकांक लंबाई पे जो आवेश का वितरण है उसी को आप क्या बोलोगे? रेखीय आवेश घनत्व। यानी आप लिख सकते हो कि लैम्डा बराबर हो जाएगा Q अपॉन L। प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश है लैम्डा बराबर Q अपॉन L। इस तरीके से आपको मिलेगा लैम्डा बराबर Q अपॉन L। अब ये तो ठीक है, लैम्डा से प्रदर्शित कर दिया, Q अपॉन L आ गया। अब आता है इसका मात्रक। कीजिए मात्रक और बताइए इसका क्या आएगा। तो मात्रक क्या आ जाएगा? आवेश का कितना होता है भाई? कूलाम। और लंबाई का क्या होता है? मीटर। तो कितना आ जाएगा इसका? कूलाम पर मीटर। इसका मात्रक कूलाम पर मीटर आ जाएगा। अगर बोल दिया जाए कि जी चलो मात्रक तो बता दिया, विमा भी बता दीजिए आप इसकी कि लैम्डा की विमा कितनी आ जाएगी। तो जानते हो आवेश की जगह आप क्या लिख सकते हो? Q बराबर होता है IT के। Q किसके बराबर होता है? IT। तो उसी की मदद से आप निकालोगे। पहले चलो मैं लिखा देता हूँ, यहाँ साइड में लिख रहा हूँ विमा। तो विमा अगर आपको निकालनी है तो ये लैम्डा किसके बराबर आ रहा है? Q अपॉन L। और हम जानते हैं Q किसके बराबर होता है? IT। तो लैम्डा बराबर आ जाएगा IT अपॉन L। अगर आपको इसकी विमा चाहिए तो I यानी धारा की कितनी होती है? A, T की T, L ऊपर चला जाएगा तो L माइनस 1। तो AT L माइनस 1 विमा आ जाएगी AT L माइनस 1। तो फॉर्मूला को देखते ही आप विमा भी पता कर सकते हो। तो मात्रक क्या आ गया? कूलाम पर मीटर। कूलाम पर मीटर इसका मात्रक आ गया है। और जिसे आप इस तरीके से लिख सकते हो, कूलाम पर मीटर, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो।
और ये जो है फॉर्मूला हो गया है ना, एकांक लंबाई पे जो आवेश का वितरण है, इस तरीके से रॉड जैसा है, लंबाई पर वितरण होगा। दूसरा जो है हमारा वो क्या है भाई, पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसे आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी आप ऐसे बोलते हो। इसमें क्या आ जाएगा, चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, पहला किस पे था, प्रति एकांक लंबाई पर था, यहाँ किस पे होगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पे जो आवेश की मात्रा है उसको आप क्या बोल दोगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व बोल दोगे। अब ये जो है पृष्ठ पर होगा, कोई पृष्ठ दे रखा होगा, जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास एक पृष्ठ दे रखा है, ये रहा मेरे पास कोई पृष्ठ, और इस पृष्ठ पे आवेश वितरित कर दिया, ये एक सीट है, चादर मैंने मान ली, तो आवेश का वितरण मैंने कर दिया कि इस तरीके से यहाँ पे आवेश बटा हुआ है, ये रहा आवेश, एक समान रूप से यहाँ आवेश को वितरित किया गया है इस तरीके से। मान लेते हैं कितना आवेश बांटा है यहाँ, Q, इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं कितना है भाई, इसका क्षेत्रफल A, तो क्षेत्रफल मैंने मान लिया कितना है A, तो A क्षेत्रफल पर Q आवेश बांटा है, और आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होगा, तो सिग्मा बराबर आ जाएगा Q/A, प्रति एकांक क्षेत्रफल, A यानी एरिया पर, तो ये आवेश है और ये एरिया क्षेत्रफल है, तो Q/A आ जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला। जैसे ही फॉर्मूला मिला आप मात्रक बता सकते हो, मात्रक क्या मिल जाएगा भाई, कूलाम पर मीटर स्क्वायर मिल जाएगा, जिसे आप क्या लिख सकते हो भाई, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे विमा की बात करूँ तो विमा अगर मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, देखो यहाँ सिग्मा की विमा, Q की कितनी आती है, IT, Q बराबर IT यानी 80, और क्षेत्रफल का होता है L2, क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, 2L आ जाते हैं, उसको ऊपर लेके जाओगे तो L-2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, L-2 हो जाएगा। तो विमा पता चल गया, फॉर्मूला पता चल गया, मात्रक पता चल गया। अगली है, इसी तरीके से आप अगले को देख सकते हो, आयतन आवेश घनत्व, किससे प्रदर्शित करते हैं इसे हम, रो से। आयतन का मतलब क्या हो जाएगा, प्रति एकांक आयतन पे जो आवेश का जो मात्रा है, इसका घनत्व, आवेश की मात्रा है, उसी को आप क्या बोल दोगे, आयतन आवेश घनत्व बोल दोगे। रिप्रेजेंट किससे किया है, रो से किया है, तो आयतन पर वितरित है किसी न किसी पे। आयतन का मतलब है आप जो है कोई घन जैसी आकृति बना सकते हो, तो मैं यही बना देता हूँ, घन को बना रहा हूँ, देखो क्यूब है, तो ये मैंने क्या बना दिया, घन है, क्यूब है। तो घन के पास 3 साइड होती है ना, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों है, यानी इसके पास आयतन है। और यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज मैं डिस्ट्रीब्यूट करा देता हूँ कि इस पे जो है लगातार हर जगह पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, और एक समान रूप से मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जो हमारा घन दे रखा है वहाँ पे, इस तरीके से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है भाई, मान लेते हैं कितना आवेश है भाई, ये Q है, और इसका जो आयतन है घन का वो कितना मान लेते हैं भाई, V है। तो अगर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए भाई, आयतन आवेश घनत्व यानी रो, तो रो किसके बराबर आ जाएगा, Q/V, प्रति एकांक आयतन पे जो आवेश होगा Q/V आ जाएगा। मात्रक बताओ फटाफट से क्या मिलेगा, तो कूलाम, अच्छा, प्रति मीटर क्यूब, आयतन यानी मीटर की क्यूब हो जाएगा, आप ऐसा लिख सकते हो, कूलाम पर मीटर की क्यूब। और अगर भाई विमा चाहिए, डायमेंशन चाहिए इसकी, यानी रो की डायमेंशन चाहिए, सॉरी हाँ, रो की डायमेंशन चाहिए, तो इसकी कितनी होगी, Q बराबर IT यानी 80, और आयतन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आ गए, 3L आ गए, यानी L-3, इस तरीके से क्या मिल जाएगा, विमा मिल। समझ गए भाई आप लोग, तीनों क्लियर हैं। इनका मतलब ध्यान रखना, लैम्डा क्या है, सिग्मा क्या है, रो क्या है, ये यूज़ होते रहेंगे। लैम्डा का मतलब है आवेश का वितरण किसी लंबाई पर किया गया है, तो प्रति एकांक लंबाई पे जो आवेश है वो लैम्डा है, रेखीय आवेश घनत्व। सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी किसी पृष्ठ पर अगर आवेश का वितरण किया गया है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाएगा, जिसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। क्या फॉर्मूला आ जाएगा, Q/A। और आयतन आवेश घनत्व का मतलब है पूरे आयतन पर अगर आवेश का वितरण किया गया है तो आयतन आवेश घनत्व यानी रो बोलेंगे, और रो का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Q/V। तो Q/L, Q/A, Q/V, इस तरीके से याद रखेंगे। लैम्डा, सिग्मा और रो, इनसे आप इन्हें प्रदर्शित करते हो। क्लियर है आपको? इस तरीके से आवेश का वितरण भी हम समझ सकते हैं। तो आज हमने पढ़ लिया है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं,
और आवेश वितरण कितने तरीके से किया जाता है, 3 तरीके से किया जाता है, उनके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं और उनके हम किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बाकी अगली क्लास में करेंगे, आज यहीं तक। ठीक है, आप इसे नोट कर लेना पूरा।